मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MTS एग्जाम। GDS टू MTS एग्जाम जो कि 2021 में पंजाब सर्कल में हुआ था, आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग आपके लिए पेन चेंज के बाद में आज का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में है कि डाक टिकट का पुनः उपयोग है, रीयूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इज। सबसे पहले आपको क्या प्रश्न पूछा गया है कि फर्जी डाक टिकटों का जो निर्माण है या जो उपयोग है, फर्जी डाक टिकटों का निर्माण या उपयोग, मैन्युफैक्चर एवं यूज दोनों ही दंडनीय अपराध है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इंडियन पीनल कोड IPC भारतीय दंड संहिता का क्लॉज नंबर 263A यह प्रावधान करता है कि फर्जी डाक टिकटों का निर्माण एवं उपयोग दंडनीय अपराध है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि क्या हम लोग पोस्टेज स्टैम्प्स को फिर से उपयोग कर सकते हैं क्या? तो सामान्य केसेस में हम लोग नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन फिलेटेलिक पब्लिकेशंस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए क्या कंडीशंस है कि मान के चलते ये आपकी मूल डाक टिकट है, तो इस मूल डाक टिकट से जो आप लोग डाक टिकट यूज करना चाह रहे हैं फिलेटेलिक पब्लिकेशंस के लिए, या तो वो मूल साइज से या तो बड़ी होनी चाहिए या मूल साइज की अपेक्षा में छोटी होनी चाहिए। जैसे ये आपका मूल साइज है, ये इससे बड़ी साइज हो गया और ये इससे छोटा साइज हो गया। दूसरा, अगर ये किसी कलर में है तो उस कलर के अलावा आप लोग इसे, यानी कि जो दोनों का यूज कर रहे हैं, चाहे वो छोटा आकार हो या बड़ा आकार हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि लाइसेंस धारी द्वारा कितने डाकघरों में फ्रैंक्ड किए गए आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं? तो लाइसेंस धारी के द्वारा अधिकतम 2 डाकघरों में फ्रैंक्ड किए गए आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि लाइसेंस धारी फ्रैंक्ड आर्टिकलों पर कितना कमीशन पाने का अधिकार है? तो लाइसेंस धारी फ्रैंक्ड आर्टिकल पर 3% कमीशन पाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया कि निर्देशित घंटों के दौरान रविवार और डाक अवकाश के दिन सभी RMS कार्यालय आमतौर पर किसके भुगतान पर पंजीकृत आर्टिकल बुक करते हैं? तो RMS के जो आर्टिकल्स हैं वो रविवार के दिन, RMS की जो ऑफिसेज हैं वो रविवार के दिन, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन, नेशनल हॉलीडेज यानी कि राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन पंजीकृत आर्टिकल्स की बुकिंग करती है। उस पर वो पोस्टेज चार्जेस के अलावा लेट फीस का भी चार्ज करती है, यानी कि लेट फीस विलंब शुल्क के भुगतान के बाद में ऐसे आर्टिकल्स को बुक किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार के आर्टिकल्स दिए जाते हैं? तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल को डिलीवर्ड किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेटर श्रेणी के अपंजीकृत आर्टिकल जो कि पूर्ण रूप से जिनका भुगतान किया हुआ हो वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6। छठवें प्रश्न में पूछा गया है आर्टिकल को वापस लेने का शुल्क क्या है? रिकॉल ऑफ एन आर्टिकल के लिए क्या चार्जेस लगते हैं? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। रिकॉल ऑफ एन आर्टिकल्स के लिए चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 6 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। साथ के साथ इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, अगर आपका आर्टिकल इंग्लैंड का है तो 6 रुपए चार्ज लगेंगे। 30 रुपए लगेंगे अगर आपका आर्टिकल फॉरेन आर्टिकल है और आप उसे रिकॉल करना चाहते हैं उस केस में। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। 7वें प्रश्न में पूछा गया कि INS जहाज में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल को केयर ऑफ संबोधित किया जाना चाहिए। तो जो लोग नेवी में हैं उनकी जो डाक है वो
केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के नाम से संबोधित की जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वहीं बात करें जो लोग आर्मी में हैं या जो लोग एयरफोर्स में हैं, जो लोग आर्मी में हैं या जो लोग एयरफोर्स में हैं, उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ 56 APO या केयर ऑफ 99 APO, केयर ऑफ 99 APO के नाम से संबोधित की जाती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में पूछा गया है पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल क्या है। तो पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स के संबंध में पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं या उनकी क्या पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, उस पर अगर ये लिखा हो कि मुझे संबोधित किया गया या बुलाए जाने तक रखा जाए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी आर्टिकल पर ऐसे शब्द मिलते हैं एड्रेस टू मी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, उस आर्टिकल को पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल कहा जाता है। साथ के साथ ऑप्शन नंबर बी भी देखें, उसमें है कि आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए संबोधित किया गया या उस पर ऐसे वर्ड लिखे हों कि एड्रेस टू अवेट अराइवल, वो भी पोस्ट रेस्टेंटे के आर्टिकल माने जाते हैं। साथ के साथ ऑप्शन नंबर सी देखें, उसमें है कि डाकघर को संबोधित, यानी कि अगर आर्टिकल पर लिखा है एड्रेस टू पोस्ट ऑफिस तो उस आर्टिकल को भी पोस्ट रेस्टेंटे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पोस्ट रेस्टेंटे के आर्टिकल को कितने दिनों तक डाकघर में रखा जा सकता है। तो अगर आर्टिकल आपका BPP है, वैल्यूएबल पार्सल है, तो उस केस में उसे अधिकतम 7 दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है। अन्य आर्टिकल्स को 1 माह तक रोक के रख सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकलों के पुनः निर्देशन के विषय में सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, ऑप्शन नंबर 1 में है कि पार्सल को बिना किसी शुल्क के उसी पोस्ट शहर एवं उसी डाकघर में पुनः निर्देशन की अनुमति है। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि एक पार्सल किसी वितरण डाकघर के लिए आता है और प्राप्तकर्ता उसी एड्रेस पर रहता है जहां के लिए डाक को संबोधित किया गया है। क्या क्या कहने की कोशिश की गई है? मान के चलते हैं कि ये एक एरिया है, मान के चलते हैं कि पार्सल इस एड्रेस के लिए संबोधित हुआ, लेकिन पाने वाला जो व्यक्ति है वो उसी डाकघर के वितरण क्षेत्र में या उसी पोस्ट टाउन में रहता है और यहाँ से आर्टिकल यानी कि मूल एड्रेस से आर्टिकल दूसरे एड्रेस के लिए रीडायरेक्ट किया जाता है। और वो आर्टिकल किसका है? वो आर्टिकल है पार्सल का। तो ये पूछा गया है कि उस कंडीशन में इस पार्सल के चार्जेस, इस पार्सल पर रीडायरेक्शन जो चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर पाने वाला व्यक्ति इस एड्रेस पर रहने की बजाय कहीं अन्य जगह पर रहता, यानी कि उस वितरण डाकघर के अधिकार क्षेत्र से या वितरण क्षेत्र से बाहर रहता या पोस्ट टाउन से बाहर रहता, तो उस केस में जो चार्जेस लगते हैं वो कितने लगते हैं? उस केस में चार्ज लगते हैं हाफ द प्रीपेड रेट, हाफ द प्रीपेड रेट। इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने पहले चार्जेस दिए हैं उसका आधा चार्ज आपको रीडायरेक्शन फीस के रूप में पुनः देना होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो आपके प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी को देखें, बी में है कि अपंजीकृत आर्टिकल के मुफ्त पुनः निर्देशन की अनुमति नहीं है, यानी कि जो आपके अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनका आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रीडायरेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी रीडायरेक्ट किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी देखें कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मुफ्त पुनः निर्देशन की अनुमति नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। पंजीकृत आर्टिकल्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट रीडायरेक्ट किया जा सकता है। पार्सल्स के लिए ही चार्ज लगता है और वो एक केस है, वो आपको बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी देखें, डी में है कि प्रत्येक पुनः निर्देशन के लिए, एवरी रीडायरेक्शन के लिए, ईच रीडायरेक्शन के लिए, तो ये गलत है। पुनः निर्देशन, प्रत्येक पुनः निर्देशन के लिए पार्सल का शुल्क प्रीपेड दर से दोबारा से लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपका पाने वाला व्यक्ति उसी वितरण डाकघर के एरिया में न रहने की बजाय कहीं बाहर रहता है, उस केस में जो पार्सल पर जो चार्जेस लगते हैं रीडायरेक्शन के वो लगते हैं हाफ द प्रीपेड रेट। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा और पार्सल की कैटेगरी पर ही लगता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
10वें प्रश्न में पूछा गया कि पते के प्रत्येक परिवर्तन दिए गए लिखित निर्देश कितने समय के लिए मान्य है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक एड्रेस पर रहता है और वो अपना एड्रेस कहीं और शिफ्ट करता है, तो ये जो व्यक्ति है वो जहां पर गया है उस डाकघर को ये लिखित में इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मेरा नया एड्रेस ये है और मैं इस एड्रेस पर अब आ चुका हूं, मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे इस एड्रेस पर दिए जाएं। और जिस जगह को छोड़ के आता है उस डाकघर में जाकर के ये निर्देश देते हैं कि मैंने ये जगह अब छोड़ दी है, मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो अब पुराने एड्रेस पर ना देने की बजाय नए एड्रेस पर भेजे जाएं। तो दोनों ही जगह पर उनको लिखित में इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ये पूछा गया है कि इन दोनों डाकघरों में दिए गए लिखित में इंस्ट्रक्शन कितने समय के लिए वैलिड रहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 माह के लिए वैलिड रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति किसी एड्रेस पर रहता है और ये जो व्यक्ति है वो अपना एड्रेस नहीं चेंज कर रहा है, वो बाहर कहीं रहता है और अपने बिहाफ पर वो किसी अन्य एजेंट को ये नियुक्त करके जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके जाता है कि इस एड्रेस पर अगर कोई मेरा आर्टिकल आता है तो मेरे एजेंट या ऑथराइज व्यक्ति को, जो कि उसने ऑथराइज किया है लिखित में, उसको दे दिए जाए। तो इस संबंध में वो जो निर्देश है वो डाकघर को देके जाता है लिखित में, और ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 11वें प्रश्न में पूछा गया कि जिन आर्टिकलों में प्रेषक या प्राप्तकर्ता के पते अधूरे होते हैं जिससे वितरण असंभव हो जाते हैं उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि अगर कोई आर्टिकल अनक्लेम्ड है, यानी कि उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है या वो लावारिस है या अदावा है, ऐसे आर्टिकल्स हो चाहे रिफ्यूज आर्टिकल्स हो, यानी कि चाहे ऐसे आर्टिकल जिन्हें प्राप्तकर्ता ने या प्रेषक ने लेने से मना कर दिया है, या फिर ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर पता ही नहीं हो, यानी कि बिना पते वाले आर्टिकल्स हो या अधूरे पते वाले आर्टिकल्स हो, ऐसे सभी प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं इनके साथ में एक ऑफिस डील करती है और उस ऑफिस को कहा जाता है RLO, और RLO कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और RLO की जो फुल फॉर्म है उस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। RLO की जो फुल फॉर्म है वो है रिटर्न लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस, क्या उसकी फुल फॉर्म है? रिटर्न लेटर ऑफिस है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस में रिटर्न देखने को मिल सकता है और लेटर ऑफिस भी साथ में दिया हुआ होगा, तो ध्यान रखें यहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी डाक नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें प्रथम श्रेणी की डाक में क्या क्या आता है। तो प्रथम श्रेणी की डाक में आएगा लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड। लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और उसके बाद में है पोस्ट कार्ड। ये तीनों प्रथम श्रेणी की डाक में आते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो पत्र आता है, इस बात का ध्यान रखें। पोस्ट कार्ड आता है, ये भी ठीक है। पत्र कार्ड आता है, ये भी ठीक है। अंध साहित्य नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया पत्र की अधिकतम भार इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा गया कि एक लेटर का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित पोस्ट कार्ड के साथ संलग्न कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड के साथ में क्या संलग्न कर सकते हैं? तो पोस्ट कार्ड के साथ में कुछ भी संलग्न नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि अंध साहित्य का अधिकतम बायर क्या है। जो ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट्स हैं, आपके BLP के जो पैकेट्स हैं, उनका अधिकतम भार कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका अधिकतम वजन 7 किलोग्राम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 16वें प्रश्न में पूछा गया कि अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार है। तो आपसे पूछा जाए अपंजीकृत पार्सल के बारे में कि अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, 4 किलोग्राम हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चाहे बात करें वो बुकिंग के बारे में, चाहे बात करें वो वितरण के बारे में, चाहे बात करें बुकिंग के बारे में, चाहे बात करें वितरण के बारे में, अगर BO से बुकिंग होगा या BO में वितरण होगा पार्सल, तो उसका वजन अधिकतम 20 किलोग्राम हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चाहे बात करें हम लोग बुकिंग के बारे में, चाहे बात करें हम लोग वितरण के बारे में, तो जब भी आर्टिकल या पार्सल
एसओ या एचओ से, पार्सल एसओ या एचओ से सब ऑफिस से या हेड ऑफिस से बुकिंग होगा या वहां के लिए वितरण होगा तो उसका अधिकतम वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण किन के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 1 देखें। ऑप्शन नंबर 1 में है कि अगर पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से अधिक है, तो पार्सल का वजन अगर 4 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा तो तब उस पार्सल का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि यदि यह एक बीमित वस्तु है, तो जब भी कोई आर्टिकल को हम लोग बीमित करवाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है, यानी कि वो आर्टिकल रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, यदि यह एक बीपी आर्टिकल है तो बीपी आर्टिकल का भी पंजीकरण अनिवार्य होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया है अनपढ़ प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाता है, यानी कि जब मनी ऑर्डर पाने वाला, ईएमओ पाने वाला अनपढ़ है, इलिटरेट पेई है, तो उस केस में पूछा गया है आपसे कि उसका भुगतान कैसे किया जाएगा। तो जब भी अनपढ़ व्यक्ति के लिए ईएमओ का वितरण करते हैं तो पोस्टमैन को यह सलाह दी जाती है कि वो कोई एक गवाह ले और उस गवाह के सामने उस अनपढ़ व्यक्ति के हस्ताक्षर ले। हस्ताक्षर अगर नहीं कर सकते हैं वो, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, थंब इंप्रेशंस लेने हैं, अंगूठा निशानी लेने हैं। थंब इंप्रेशंस की बात करें यानी कि अंगूठा निशानी लेते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसके सामने लेंगे? किसी विटनेस के सामने लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है कि मनी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करवाने जरूरी है, ये बात बिल्कुल गलत है। हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग थंब इंप्रेशन ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि मनी ऑर्डर पर अंगूठे का निशान लेके साक्षी के समक्ष मनी ऑर्डर पर ऑप्शन नंबर बी में है कि मेक मार्क ऑफ थंब ऑन ईएमओ, ये बात बिल्कुल सही है। मनी ऑर्डर पर अंगूठे का निशान ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें कि साक्षी के समक्ष मनी ऑर्डर पर अंगूठे का निशान लेके, ये बात इससे भी ज्यादा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से बेटर क्या है? ऑप्शन नंबर बी से बेटर है ऑप्शन नंबर सी। उसमें क्या है कि किसी विटनेस के सामने लेने, आपको क्या थंब इंप्रेशंस लेने हैं, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी में है कि केवल डाकघर के काउंटर पर भुगतान किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि मनी ऑर्डर में प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 3 चीजें आप लोग ध्यान रखें। कौन कौन सी? स्टॉपेज ऑफ पेमेंट। स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का मतलब है, स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का मतलब है कि भुगतान को रोकना है। क्या करना है? भुगतान को रोकना है। दूसरा आप लोग ध्यान रखें, पते में बदलाव। दूसरा क्या है? एड्रेस में चेंज, पते में बदलाव। तीसरा आप लोग ध्यान रखें कि पे यानी कि पाने वाला, या बात करें प्राप्तकर्ता चेंज करना है, यानी कि प्राप्तकर्ता दूसरा लेना है, उस केस में कैसे चार्ज लगते हैं। तो तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी आपसे पूछा गया कि प्राप्तकर्ता के नाम में अब चेंजेस करने हैं। प्राप्तकर्ता का नाम चेंज करने से मतलब है कि प्राप्तकर्ता को ही चेंज कर दिया। नाम से मतलब ये नहीं है कि किसी का नाम रमन है और वो स्पेलिंग लिखते हैं RAMAN, इसका मतलब ये नहीं है कि वो RAMN लिखना चाहते हो। ये चेंज नहीं करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले प्राप्तकर्ता का नाम रमन है, तो अब वो चाहता है कि ये जो मनी ऑर्डर है वो किसी रत्न नाम के व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी कि आप प्राप्तकर्ता ही चेंज करना चाहते हैं। उस केस में आपसे पूछा गया है कि क्या कोई चार्ज देना होता है क्या। तो तीनों केसेस को सबसे पहले आप लोग देखें कि तीनों केसेस में क्या कहने की बात की गई है, उसको आप लोग ध्यान से समझें। तीनों केसेस में सबसे पहले देखें कि भुगतान को रोकना। भुगतान को रोकने से मतलब है कि किसी व्यक्ति ने, मान के चलते हैं प्रेषक ने, यानी कि रेमिटर ने कोई मनी ऑर्डर भेजा। किसको भेजा? पेई को भेजा, एड्रेसी को भेजा, यानी कि प्राप्तकर्ता को भेजा। वो चाहते हैं कि उनका जो मनी ऑर्डर है उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए और वापस उन्हीं को कर देना चाहिए। किसको? वापस प्रेषक को लौटा दिया जाना चाहिए।
तो इस केस में पोस्ट ऑफिस कोई भी चार्ज प्रेषक से नहीं लेता है। पते में बदलाव से मतलब ये है कि अगर किसी को पहले श्याम नगर में वो भेजना था ईएमओ, अब वो मुखर्जी नगर में भेजना चाहते हैं, तो क्या एड्रेस चेंज के लिए कोई चार्ज लगता है क्या? तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई चाहे कि प्राप्तकर्ता का नाम चेंज कर दिया जाए, यानी कि प्राप्तकर्ता को ही चेंज कर दिया जाए, तो उस केस में फर्स्ट कमीशन इज इक्वल टू सेकंड कमीशन। क्या कहने का मतलब है कि जो आपका सेकंड कमीशन है, यानी कि दूसरी बार जो आप चार्ज लोगे, जैसे कहते हैं सेकंड कमीशन इज इक्वल टू फर्स्ट कमीशन। इसका मतलब है कि पहले आपने जितना कमीशन लिया था ईएमओ के लिए, उतना कमीशन लेकर के, यानी कि फर्स्ट कमीशन जो आप लोगों ने लिया था उतना कमीशन दूसरी बार लेकर के आप लोग प्राप्तकर्ता का नाम भी चेंज करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्राप्तकर्ता का नाम में बदलाव कर सकता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं। कितना चार्ज लेना है? फर्स्ट कमीशन के बराबर लेना, यानी कि दूसरे कमीशन के भुगतान पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक और चीज ध्यान रखें आप लोग कि ईएमओ को मिनिमम 1 रुपए का भेजा जा सकता है ईएमओ, और ईएमओ अधिकतम 5,000 रुपए तक के भेजे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और एक और पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि प्रत्येक 20 रुपए के लिए, प्रत्येक 20 रुपए या उसके किसी भाग के लिए, या उसके किसी भाग के लिए, या उसके किसी भाग के लिए कितना कमीशन लगता है? 1 रुपया कमीशन लगेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में ईएमओ 20 रुपए का ईएमओ करना है, तो आपको 1 रुपये कमीशन देना होगा पोस्ट ऑफिस को, यानी कि आपको 21 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आप लोग 40 रुपए का ईएमओ भेजना चाहते हैं, तो आप लोगों को 42 रुपए पेमेंट करना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और साथ के साथ इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोग 50 रुपए का ईएमओ भेजना चाहते हैं, तो इसका मतलब हो गया 20 + 20 + 10। इसका क्या मतलब है कि पहले 20 रुपए के लिए 1 रुपया कमीशन, अगले 20 रुपए के लिए 1 रुपया कमीशन, नेक्स्ट जो 10 रुपए है उसके लिए भी 1 रुपया कमीशन। तो टोटल कितना कमीशन हो जाएगा? तो टोटल कमीशन हो गया 3 रुपए, और टोटल चार्जेस कितने देने होंगे? तो टोटल चार्जेस 53 रुपए पोस्ट ऑफिस को पे करने होंगे। इस तरीके से कमीशन का कैलकुलेशन होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया कि डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कितने प्रकार की पॉलिसीज उपलब्ध हैं? तो पीएलआई की बात करें या आरपीएलआई की बात करें, दोनों ही केसेस में, पीएलआई और आरपीएलआई के केसेस में, दोनों ही केसेस में 6 प्रकार की पॉलिसीज उपलब्ध है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पीएलआई के लिए 20,000 रुपए मिनिमम से इंश्योरेंस दिया जा सकता है, और अधिकतम इंश्योरेंस पीएलआई में 50 लाख रुपए का दिया जा सकता है। आरपीएलआई में मिनिमम इंश्योरेंस 10,000 रुपए का दिया जा सकता है, अधिकतम इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का दिया जा सकता है। इन कंडीशंस का या इन लिमिट्स का भी आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी पूछा जाता है पीएलआई से कि पीएलआई की शुरुआत कब हुई? तो पीएलआई की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1884 में हुई थी, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। आरपीएलआई की जो शुरुआत है वो 24 मार्च 1995 में हुई थी, 24 मार्च 1995 में हुई थी, और मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 21वें प्रश्न में पूछा गया है अधिकतम राशि सम एश्योर्ड, अधिकतम राशि सम एश्योर्ड जिसके लिए डाक जीवन बीमा करवा सकते हैं। आगे आपके लिए प्रश्न के पीएलआई को अधिकतम कितने रुपए से ले सकते हैं? तो अधिकतम पीएलआई में 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया कि डीमर्ज चार्जेस कितने दिन के बाद वसूल किए जाते हैं? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि डीमर्ज चार्जेस वैल्यू पेबल पार्सल बीपीपी पर 7 दिन के बाद में लिए जाते हैं, 7 दिन बाद लिए जाते हैं, और 8वें दिन से लिए जाते हैं, 8वें दिन से लिए जाते हैं। दोनों ही बातों का आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया कितने दिन के बाद में, तो कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। कौन से दिन से? तो 8वें दिन से। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, आप बताओ आप। तो इस बात का ध्यान रखें, कितने दिन के बाद पूछा गया तो उसका आंसर होगा 7, और कौन से दिन से पूछा जाएगा तब उसका आंसर होगा 8 दिन से। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन के बाद में डीमर्ज चार्ज वसूल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर दूसरे कमीशन के बिना
कितने महीनों के लिए वैध है। तो इसमें दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोग इंडियन पोस्टल ऑर्डर से संबंधित एक बात का ध्यान रखें कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के अलावा 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गई 8 मूल्य वर्ग। तो टोटल इंडियन पोस्टल ऑर्डर कितने मूल्य वर्ग में होते हैं? तो 8 मूल्य वर्ग में टोटल आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये और 10 रुपये का जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उस पर 1 रुपया कमीशन लिया जाता है। 20 रुपये के इंडियन पोस्टल ऑर्डर पर 2 रुपये कमीशन लिया जाता है। 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर 5 रुपये कमीशन लेते हैं। 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर 10 रुपये कमीशन लेते हैं। कमीशन का आप लोग ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर की करेंसी पीरियड क्या है, मुद्रा अवधि क्या है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर की जो मुद्रा अवधि होती है वो होती है 24 महीने। कितनी होती है? 24 महीने, यानी कि 2 साल होती है। और जो पहला कमीशन हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कितना लेते हैं वो आपको बता दिया। अगर पहला कमीशन अगर कोई 24 माह से अगर इस वैलिडिटी को और बढ़वाना चाहता है, यानी कि 12 माह के लिए और बढ़ा सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 + 12 हो जाएगा 36 माह, यानी कि टोटल हो जाएगा 3 साल के लिए वैलिडिटी हो सकती है। कब? जब आप लोग पहला कमीशन इज इक्वल टू सेकेंड कमीशन, यानी कि पहला जितना कमीशन लिया गया है उतना कमीशन अगर आप लोग दूसरी बार में दे दें तो उस इंडियन पोस्टल ऑर्डर की वैधता 12 महीने के लिए और बढ़ जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न आप लोग फिर से पढ़ें कि एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर दूसरे कमीशन के बिना कितने महीनों के लिए वैध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 महीने। दूसरे कमीशन के साथ में कितने दिनों के लिए वैध हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 36 महीने। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 में प्रश्न में पूछा गया कि ट्रांजिट मेल ऑफिस किसकी इकाई है। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस, या बात करें हम लोग टीएमओ, या बात करें शॉर्टिंग मेल ऑफिस एसएमओ, तो ये मेल ऑफिस के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार है? मेल ऑफिस के प्रकार होते हैं। और मेल ऑफिस किसकी एक ब्रांच है? तो ये आरएमएस रेलवे मेल सर्विस की ब्रांच होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रेलवे मेल सर्विस से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी प्रश्न में एक प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है कि आरएमएस का पूरा नाम क्या है। तो आरएमएस का पूरा नाम है रेलवे मेल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में प्रश्न में पूछा गया डिफाइन ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन को परिभाषित करें। तो ट्रांजिट सेक्शंस क्या है? तो ट्रांजिट सेक्शन एक्चुअल में आरएमएस की ट्रेवलिंग ऑफिस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ट्रांजिट सेक्शंस के इंचार्ज कौन होते हैं? तो ट्रांजिट सेक्शंस के इंचार्ज या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रश्न में पूछे गए रेलवे मेल सेवा के रिकॉर्ड कार्यालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आरएमएस के जो रिकॉर्ड ऑफिस है, या रिकॉर्ड ऑफिस नहीं, रिकॉर्ड रूम, इंग्लिश में ध्यान से देखें, हिंदी में दिया हुआ है रिकॉर्ड कार्यालय और इंग्लिश में दिया हुआ है रिकॉर्ड रूम। तो आरएमएस के जो रिकॉर्ड रूम है उसे हम लोग रिकॉर्ड ऑफिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिकॉर्ड ऑफिस कह सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ऑप्शंस नंबर देखें कि रिकॉर्ड रूम ऑफ रेलवे मेल सर्विस गलत। ऑप्शन नंबर बी में रिफ्रेशमेंट रूम ऑफ रेलवे, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी कॉन्फ्रेंस ऑफिस ऑफ सेक्शंस गलत। स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। आरएमएस की जो रिकॉर्ड ऑफिसर, जो रिकॉर्ड ऑफिस होती है, आरएमएस की जो रिकॉर्ड ऑफिस होती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ आप लोग एक बात का और ध्यान रखें कि रिकॉर्ड ऑफिस को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला है हेड रिकॉर्ड ऑफिस, दूसरा है सब रिकॉर्ड ऑफिस। और बात करें हेड रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में, चाहे बात करें हम लोग सब रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में, दोनों ही जो ऑफिस हैं उनके जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज होंगे वो होंगे हेड रिकॉर्ड ऑफिसर्स। और सब रिकॉर्ड ऑफिस की बात जब करेंगे तो सब रिकॉर्ड ऑफिस के जो इंचार्ज होंगे वो होंगे सब रिकॉर्ड ऑफिसर्स। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आरएमएस के जो रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक स्टेशनरी ऑफिस होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बैंक कार्यालय नहीं है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो सिंपली आप लोग सबसे पहले ये जाने कि यूनिट बैंक ऑफिस किसे कहते हैं। यूनिट बैंक ऑफिस कहते हैं कि बीओ के अलावा, ब्रांच ऑफिस के अलावा जितने भी डाकघर हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, वो यूनिट बैंक ऑफिस के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस किसे कहते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे वो हो सब रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे वो हो हेड रिकॉर्ड ऑफिस, और कई जगह पर हेड ऑफिसेस को भी डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस के रूप में चिन्हित किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सर्कल बैंक ऑफिस किसे कहते हैं, तो सर्कल की जो बैंक ऑफिस होती है उससे कहते हैं जो पोस्टल स्टोर डिपोट्स होते हैं, पीएचडी जो होते हैं, उन्हें सर्कल बैंक ऑफिस के नाम से जाना जाता है। और एक और ध्यान रखें कि जो सेंट्रल बैंक ऑफिस होती है, कौन सी, सेंट्रल बैंक ऑफिस, तो सेंट्रल बैंक ऑफिस कौन सी ऑफिस होती है, तो सेंट्रल बैंक ऑफिस होती है आपका जो पोस्टल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफिस, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस में एचआरओ है, एसआरओ है, और कई जगह पर हेड ऑफिस को भी कहते हैं, डिवीजन ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफिस नहीं कहते, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया है कि छटाई बंडल जब तैयार किया जाता है तब आर्टिकल के बराबर या अधिक होने चाहिए। तो शॉर्टिंग बंडल को जब हम लोग तैयार करते हैं तो उस समय आर्टिकल 25 या 25 से ज्यादा होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसे हम टेरिटोरियल बंडल के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि पंजीकृत बैग है, तो पंजीकृत बैग एक ड्यू बैग होता है, यानी कि आर्टिकल हो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए, रजिस्टर्ड आर्टिकल भले ही हो या नहीं हो, रजिस्टर्ड बैग बनाया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये एक ड्यू बैग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया कि ए ऑर्डर्स या ए आदेश परिवर्तन दर्शाता है। ए ऑर्डर्स क्या होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऑर्डर्स आपके 3 है सिलेबस में, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, टीबी ऑर्डर। ए ऑर्डर है कि जो शॉर्टिंग जो लिस्ट है, जो छटाई जो सूची है, छटाई सूची में जो भी चेंज किए जाएंगे, परिवर्तन किए जाएंगे, उस समय जो ऑर्डर निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं ए ऑर्डर। और आरएमएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जब भी गाइडेंस देंगे, गाइडेंस की जब बात की जाएगी आरएमएस के ऑफिशियल्स के लिए, उस संबंध में जितने भी ऑर्डर्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं बी ऑर्डर। और कैंप बैग के आर्टिकल्स या कैंप बैग के डिस्पोजल से संबंधित जो भी पत्राचार होता है, जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं उसे कहते हैं टीबी ऑर्डर। तो इन तीनों को कौन निकालता है, इन तीनों को सुप्रीडेंट ऑफ द आरएमएस निकालते हैं, तीनों को एक ही व्यक्ति निकालता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपके प्रश्न का क्या आंसर है, ए आदेश परिवर्तन किस में दर्शाता है, तो शॉर्टिंग लिस्ट में दर्शाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।